नमस्कार। नमस्कार बरा। अ, हिमालयन हेरिटेज फाउंडेशन की श्रृंखला में जिसमें हमने कश्मीरी पंडितों के नरसंहार की बात की और ये पूरा जो मास है जनवरी का हमारे लिए काला मास है और ये निरंतर जो जेनोसाइड की प्रक्रिया है, हमारे साथ चलती आ रही है और आज भी कश्मीरी पंडित समाज इसे झेल रहा है। उसके प्रति प्रतिकार भी है, जहाद को किस तरीके से हमने झेला और उसके बाद सर्वाइवल बनाए रखा। ये बिना किसी योगदान के नहीं हुआ। जो आज पूरे विश्व में, पूरे भारत में कहीं पर अगर हमारी बात चल रही है, उसकी ओर नज़र जा रही है, उसके पीछे हमारे बुजुर्गों का, हमारे बड़ों का आशीर्वाद रहा है। उन्होंने निरंतर उस ज़माने में काम किया 90 के दशक में जब कोई इंटरनेट नहीं था, कोई व्हाट्सऐप नहीं था, कोई सोशल मीडिया नहीं था और जो राज्य का तंत्र था वो भी आपके विपरीत था, सबवर्शन पूरा हो चुका था। और ऐसे बुद्धिजीवी, ऐसे विचारक हमारे मार्गदर्शन करते रहे, वो हमारे लिए ईश्वर स्वरूप रहे और उन्हीं में अग्रणी, परम आदरणीय श्री चमन लाल जी गड्डू, जिनका नाम पूरे कश्मीरी पंडित समाज ही नहीं, पूरे राष्ट्रवादी समाज में बड़े आदर के साथ लिया जाता है, बड़े सम्मान के साथ लिया जाता है। ये उस जनरेशन के लोग हैं, जिन्होंने हमारे प्रतिकार का, हमारी क्रांति का ध्वजारोहण किया, शंखनाद किया और आज उसी के कारण हम जब बड़े छोटे थे, इन्हीं से प्रेरणा लेके, इन्हीं लोगों के आशीर्वाद से किसी तरीके से इसको हम प्रकट कर सके और आज भी ये चल रहा है। चमनलाल जी गड्डू ने कई पुस्तकें भी लिखी, कई लेख लिखे, आज भी निरंतर लिख रहे हैं और कई संगठनों का नेतृत्व भी किया, कईयों की नींव भी रखी और जब त्रासदी थी, अफरा-तफरी थी, किस तरह से एक बीकन लाइट की तरह देश की राजधानी में ये हमेशा लोगों का मार्गदर्शन करते रहे, उत्साह बढ़ाते रहे और लोगों को एकत्र भी करते रहे। इनको प्रणाम करते हुए मैं सीधे इनसे प्रश्न पूछूँगा, गड्डू साहब, आपने जब 90 का जो दौर देखा नरसंहार का, उस समय कश्मीरी पंडित समाज की हालत क्या थी? और किस तरह से आपने अग्रणी होकर आपके बाकी साथियों के साथ इस चेतना का संचार किया? आदरणीय गड्डू साहब। नमस्कार माहिर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने आज मुझे फिर से याद दिलाया और फिर वापस ले गए वही 1990 के वही टाइम। और मेरे ख्याल में यही जनवरी का महीना था तब भी और आज भी। और हम किस हालत में थे 90 में, मेरे ख्याल में आज हम उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। ये 90 का जो दशक जो हमने देखा है, उसके विषय में पहले मैं थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड बताऊंगा कि हम ऐसी स्थिति में कैसे आए। ये 90 की स्थिति कैसे आई, ये बहुत जरूरी समझना है। मैं ज्यादा पीछे नहीं जाऊंगा, लेकिन देखा जाए कश्मीर एक हिंदू राष्ट्र था, एक हिंदू नेशन था, एक हिंदू राज्य था। और जब मुस्लिम राज वहां शुरू हुआ अर्ली 14th सेंचुरी में, तो तब से लेके जब तक महाराजा रणजीत सिंह ने क्या हो गया चलते चलते। नहीं ठीक है गड्डू साहब, आप बोलिए, आवाज आ रही है आपकी, कंटिन्यू कीजिए। तो महाराजा रणजीत सिंह ने जब कश्मीर की बागडोर संभाली, तब तक सच पूछे कश्मीरी हिंदुओं का रोज जेनोसाइड देखना पड़ता था। ये बहुत लंबी और दर्दनाक कहानी है और ये एक हिस्ट्री है
जो कोई भूल नहीं सकता है। लेकिन मैं अपने आप को महाराजा रणजीत सिंह के टाइम से ही बात शुरू करूंगा, क्योंकि आपने जो मेरे से पूछा वो 1990 की बात कही। मैं एक क्रम की और जाके आपको 90 तक ले आ रहा हूँ। 1819 में महाराजा रणजीत सिंह ने कश्मीर की बागडोर संभाली, और चंद महीनों के बाद ही जब उन्होंने देखा कि कोई हिंदू दिखता ही नहीं है, तो उन्होंने एक सेंसस का आयोजन किया, या सेंसस हुआ। उस वक्त कश्मीर की आबादी 6 लाख थी, और 6 लाख में से सिर्फ 28,000 हिंदू मिले। बड़े आश्चर्य की बात है, जो जहां 99% हिंदू ही थे और वहां इतने कम संख्या में लोग पाए गए। इसका मतलब है कि उनका सबका नरसंहार हुआ, और जो बच्चे थे उनको फोर्सफुली धर्म परिवर्तन करना पड़ा। सिख राज में थोड़ी सी सहूलियत हुई। जो लोग जिन्होंने पलायन किया था कश्मीरी हिंदू ने, जैसे कश्तवाड़, भद्रवाह और भी ऐसी छोटी छोटी जगहों पे साथ वाली, उन्होंने वापस आना शुरू किया। और डोगरों ने 1846 में फिर से बागडोर संभाली और जम्मू कश्मीर का विस्तार भी किया। इसमें डोगरा राज में और भी जितने भी आना चाहते थे कश्मीरी पंडित, कश्मीरी हिंदू, वो वापस कश्मीर आ गए। एक अजीब सी बात हुई कि तब तक, जब तक कि डोगरा राज नहीं था, वहां पे जो एजुकेशन मुस्लिम राज में थी वो सिर्फ धार्मिक ही एजुकेशन थी, उसके अलावा कुछ नहीं। लेकिन डोगरा राज में उन्होंने मॉडर्न एजुकेशन की प्रथा डाली। और मजे की बात यह है कि तू शेर ऐसे करना, सुन, तू उधर तूने हिमालयन हेरिटेज से हटा, अपने नाम से कर, तब हो जाएगा। सुन, हेलो, तो मैंने भी रुद्राज के नाम से किया, और जहां जहां मैं रुद्राज के नाम से उसी से करना। अरे हेलो, कंटिन्यू मोरा प्लीज, डू यू हियर मी? कंटिन्यू करियो। अच्छा, तो उन्होंने मॉडर्न स्कूल खोले कश्मीर में। और सबसे बड़ी बात क्या थी, कश्मीरी हिंदू के, कश्मीरी पंडितों को एज ए टीचर नियुक्त किया। अब कश्मीरी पंडितों का जो मैं चरित्र है वो यहाँ थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूँ। मैं अपने घर की बात करता हूँ। मेरे पिताजी एक स्टॉन्च हिंदू थे और टीचर भी थे। लेकिन जब वो स्कूल जाते थे और पढ़ाने जाते थे, वो हिंदू लड़कों या मुस्लिम लड़कों में कोई भेदभाव नहीं करते थे। एक दिन मैंने उनसे पूछा, मैं कहा आप इतने कट्टर हिंदू है, तो उन्होंने कहा देखो, ये जो विद्या है, हमारे धर्म में विद्या का दान सबसे बड़ा दान होता है, और ये हमारा धर्म है, इसमें हम कोई भेदभाव नहीं कर सकते हैं और न किया है। और यही, ये सिर्फ मेरे पिताजी नहीं, ये सारे कश्मीर जितने भी पंडित टीचर्स थे, उनका यही सोच थी कि वो धर्म मानते थे, शिक्षा देना। उसी पे मुझे याद आ रहा है कि जिस वक्त 90 का पलायन भी हुआ, तो सबसे बड़ा हमारे सामने धर्म ही रहा कि हम धर्म परिवर्तन नहीं करना चाहते हैं, अपने महिलाओं की रक्षा करना चाहते थे, और हमने सब यहाँ से पलायन किया, कश्मीर से निकले। पहले भी ऐसा हुआ,
लेकिन उन दिनों में साधन नहीं थे, लोग निकलते थे, प्लायन होता था, बहुत चंद जो निकल सकते थे वो बेचारे पैदल चलते थे, रास्ते में ही बहुत बहुत सारे उनकी जाने जाती थी। लेकिन 90 में एक ऐसा माहौल हुआ कि साधन थे और हम सारे के सारे ऑलमोस्ट निकल आए। लेकिन मुझे याद आता है कि हम लोगों ने, मैंने आपको डोगरा राज की बात की, वो 1947 तक की है। उसके उसी के दौरान जब मैं टीचर्स की बात कर रहा था तो एक इस जो हमारे टीचर्स ने इनको मुस्लिम स्टूडेंट्स को समझाया तो उन पे एक जागृति से पैदा हुई। वो आपस में उन्होंने छोटे क्लब्स बनाए, रीडिंग रूम क्लब्स बनाए और आपस में बातचीत करने लगे। यही एक माहौल सा बन गया कि भाई देखो, हम यहाँ पे मेजॉरिटी में हैं और ये हमारा ही देश है, हमें ये जो इन्फिडल्स है, जो ये हिंदू हैं, इनको यहाँ से निकालना है और हम इसको मुस्लिम राज बनाएंगे। ये धारणा शुरू हो गई और इसका सबसे पहले 1931 में हुआ, जबकि हमारे महाराजगंज में लूटमार हो गई। वो आगे जाकर विचारनाग तक फैल गया और भी जगहों पर फैल गया। कश्मीरी पंडितों को मारा गया, लूटा, बहुत हालत खराब हो गई। 31 के बाद जो ये रीडिंग रूम्स की ये सोसाइटियां बनी थी, वो शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने एक पॉलिटिकल पार्टी का रूप दिया, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस। कश्मीरी पंडित ने उस वक्त भी अपना रोल निभाया। उन्होंने सिर्फ उस वक्त जो क्विट कश्मीर की मूवमेंट थी उसमें भी रोल निभाया, उससे पहले क्विट इंडिया की जो मुहिम थी उसमें भी रोल निभाया। मैं आपको कहना चाहता हूं कि 1927 में जब डिफरेंट स्टेट्स के पीपल्स की एक यूनियन थी और काठियावाद में वो मिले, उस वक्त उनकी अध्यक्षता एक कश्मीरी पंडित शंकर लाल कोल ने की थी। इसी तरीके से जो क्विट कश्मीर की मूवमेंट हुई उसमें हमारे द्वारकानाथ जी काचरू ने एक बहुत बड़ा उनका सहयोग था। वो पंडित नेहरू के भी साथी थे। तो और एक 1939 में शेख अब्दुल्ला ने, जब उन्होंने देखा कि कश्मीरी पंडित भी हमारे साथ लगे हैं, तो उसने मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को नेशनल कॉन्फ्रेंस का नाम दे दिया। और यही काचरू साहब थे जो 47 में उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस के कैडर को ये समझाया कि हमारा भविष्य हिंदुस्तान के साथ ही है और वही हमारा वही बिल्कुल ठीक है। और महाराजा को भी ये सूचना दी कि हमें विलय अगर करना है तो भारत के साथ ही करना है। मेरा कहने का मतलब ये है कि कश्मीरी पंडितों का रोल फ्रीडम मूवमेंट, इंडियन फ्रीडम मूवमेंट और जो कश्मीर में जो महाराजा के खिलाफ भी चली मूवमेंट, उसमें भी उनका रोल था। और उन्होंने एक मॉडल सा बना दिया नेशनल कॉन्फ्रेंस की। उसने क्या किया, और जिस वक्त 47 में भारत आजाद हुआ और कबालियों ने अगस्त में 15 अगस्त को भारत आजाद हुआ। अक्टूबर में पाकिस्तान ने और कुछ फ्रंटियर के लोगों ने कश्मीर पे हमला किया। और जिस वक्त हमला किया, और मेरे ख्याल में सबसे वर्स्ट जेनोसाइड तब हुआ। 3 दिन में, क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं, 3 दिन में जो हमारा एस्टिमेट है 38,000 हिंदू और सिखों को मारा गया। और पता नहीं कितनी हमारी बहनें, माताएं वो
वो या तो उन्होंने कृष्ण गंगा में अपने आप को अर्पण किया या सुसाइड किया, या बहुत सारे को वो ले भी गए। एक बहुत ही डार्क पीरियड था वो 47 का भी। फिर जाके 49 में सीज फायर हुआ और आधा एक तिहाई हिस्सा पाकिस्तान में रह गया। बाकी जो है वहां पे शेख अब्दुल्ला ने अपनी हुकूमत शुरू की। इसी शेख अब्दुल्ला ने सबसे पहला काम क्या किया कि हमारे जो जागीर थे, जो जिनके पास जमीनें थे, जागीर क्या थे, बड़ी बड़ी जमीनें थी, तो उनको लैंड टिलर्स का एक लॉ बनाया, जिससे कि हिंदुओं की जितने भी जमीनें थी वो छीन गए और कोई कंपनसेशन नहीं मिला। और उसके बाद उन्होंने जॉब्स पे भी रेस्ट्रिक्शन लगाई, एडमिशंस में भी रेस्ट्रिक्शन लगाई, और 1953 में उनको उनकी सत्ता ले गए और उनको जेल में बंद कर दिया। और जो डिस्कंटेंट एलिमेंट था, मुस्लिम था, उन्होंने प्लेबिसाइड फ्रंट बनाया। फिर एक अकॉर्ड हुआ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ, और 1975 में प्लेबिसाइड फ्रंट को अबॉलिश कर गए। और ये जो ये मुस्लिम साइकी में एक अजीब सी बात थी कि वो सोचते थे कि जो भी हो रहा है वो कश्मीरी पंडितों, कश्मीरी हिंदुओं की कॉन्स्पिरेसी से है। इतना ही नहीं, जो हमारा पड़ोसी मुल्क है पाकिस्तान का जो प्रेसिडेंट था जनरल जियाउल हक, उसने 88 में एक ऑपरेशन टोपाज बनाया, उसमें भी कि हम कश्मीर को कैसे हड़प लें। तो उसमें भी उन्होंने सबसे पहले यही कहा कि वहाँ कश्मीरी हिंदुओं को वहाँ से निकाल दो या उनको कन्वर्ट कर लो। ये बीच बोता गया और हम 86 पे पहुंच गए, और इसका शुरुआत अनंतनाग में शुरू हुआ। अनंतनाग में काफी माहौल खराब हो गया और 350-400 घर जलाए गए, बहुत सारे मंदिर तोड़े गए, बहुत हालत खराब कर दी। हम दिल्ली में से कश्मीरी समिति ने एक डेलीगेशन भेजा। हमारे उस वक्त प्रेसिडेंट थे स्वर्गीय जवाहरलाल भट्ट, उनके नेतृत्व में एक डेलीगेशन गया और उन्होंने ऑन स्पॉट हर गांव में चले गए, देखा कि कहाँ क्या क्या हुआ, और उसकी रिपोर्ट बनाई, पब्लिश किया। उसमें बहुत सारे मंदिरों को तोड़ा गया, बहुत सारे लोगों को मारा, बहुत सारे घर जलाए, प्रॉपर्टीज लूट की, काफी कष्ट हुआ। हमने और कश्मीर समिति ने जो डेलीगेशन भेजी, उसके बाद हमारे केदारनाथ साहनी भी वहां गए। उन्होंने भी सारे गांव में चले गए, देखा क्या हुआ क्या नहीं हुआ, और एक रिपोर्ट बनाई। ये अभी माहौल ऐसा ही चलता रहा 1989 तक। ये 3 साल ऐसे ही चलता रहा, और 89 में शुरुआत की उन्होंने। मुस्लिम फंडामेंटलिस्ट सारे इकट्ठे हो गए और उन्होंने एक प्लान बनाया। उन्होंने ये कि भाई हम कि कश्मीरी हिंदुओं को एक एक करके पहले मारो, पहले बड़े जो इनके नेता है उनको मारो, उससे ये होगा कि 1-12 और 1000 दहशत में हो जाएंगे, वो भागने की तैयारी करेंगे। और यही हुआ। उन्होंने पहले पंडित टिकालाल टपलू को शहीद किया, जो कि हमारे
कश्मीरी समाज के बहुत बड़े नेता थे, बीजेपी के वाइस प्रेसिडेंट थे, और उसके बाद लगातार एक के बाद एक नीलकंठ गंजू, जस्टिस नीलकंठ गंजू की बारी आ गई। उनको वो शहीद हुए। पंडित लसकुल गए, उनकी बारी आ गई। इसी तरीके से पंडित सर्वानंद कुल प्रेमी, ऐसे बहुत बड़े बड़े नाम, एन भट्ट साहब जो अनंतनाग के बहुत बड़े वकील थे, उनके बहुत सारे लोग एक के बाद एक ये हुआ। और सबसे बड़ा जो उन्होंने अत्याचार किया वो महिलाओं पे किया। सरला भट्ट एक नर्स थी, उस बेचारी के साथ क्या हालत की मैं कह नहीं सकता। तो और ऐसे बहुत सारे केसेस हो गए। 1990 की 19 जनवरी की रात सारे मुसलमान लाखों अपने मस्जिदों से चिल्लाने लगे और एक ही बात कहने लगे, कश्मीरी पंडित यहाँ से भाग जाओ, या अगर यहाँ रहना है तो मुजाम इस्तीफा के अंदर रहना है, निज़ाम मुस्तफ़ा के अंदर रहना है। और फिर शर्मनाक स्लोगन शुरू हो गए, ऐसे गचे पाकिस्तान बटन्यासान बटवरय, ऐसे ऐसे गंदे उन्होंने शब्द इस्तेमाल किए। दहशतगर्द हुई और लोग भागने शुरू हो गए। लेकिन मैं एक चीज हम कभी कभी सोचते हैं और आप भी सोचते होंगे, जनवरी 90 में कश्मीर में जो पुलिस फोर्स था या पैरामिलिट्री फोर्सेस थे या इंडियन आर्मी थे, उनकी संख्या हमारे से भी बहुत ज्यादा थी, लेकिन वो सारे तमाशा देखते रहे जब तक कि हमारे साथ ऐसी बुरी हालत हुई। हम कभी सोचते हैं कि क्या हमने क्विट इंडिया के लिए काम नहीं किया? क्या हमने अपने धर्म बचाने के लिए हम हर टाइम सबसे आगे रहे? एक हिस्ट्री है, मेरे ख्याल में एक हिस्ट्री है कि सिर्फ धर्म और अपने जो मातृशक्ति है उनकी रक्षा के लिए ही हमने अपने पता नहीं पुश्तों की जो जमीनें थी, जायदाद थी, सब कुछ छोड़ के हम चले आए। ये एक बहुत बड़ी मिसाल है। और जिस वक्त यहाँ से निकले तो कुछ पहला जो पड़ाव था वो जम्मू था। जम्मू में गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया, लेकिन वहाँ की जो हिंदू संस्थाएं थी वो सब निकल आई और उन्होंने योगदान दिया। और जो गीता भवन जो कि हार्ट ऑफ जम्मू में है, वहाँ पे एक कैंप बनाया और रिसेप्शन सेंटर बनाया। जितने भी लोग आते थे वो वहीं आते थे और वहाँ से फिर उनको अलग अलग जगहों पे ले जाते थे, खाने पीने का इंतजाम करते थे। इसी तरीके से जो लोग दिल्ली आए तो एक ही फोकल पॉइंट था, वो था कश्मीरी समिति। उन दिनों में मैं ही अध्यक्ष था कश्मीरी पंडितों का, यहाँ कश्मीरी समिति का। और हमने जो हमारा कश्मीर भवन लाजपत नगर में था उसको ट्रांजिट क्लब बनाया और मेरे साथ दिल्ली के बहुत सारे लोग वॉलंटियरली आए, काम किया। और हर एक सिर्फ कश्मीरी हिंदू ही नहीं, मैं आपको एक हैरानगी की बात कहता हूँ। कोटली से जो जम्मू कश्मीर का हिस्सा था पहले, वहां से जो लोग आए थे वो हमारे वहाँ जहाँ लाजपत नगर में अमर कॉलोनी में उनकी कॉलोनी है, उनका मार्केट है, वो लोग आए मेरे पास, कहने लगे कि गड्डू साहब हमें
कोई काम हो तो हमें दे दीजिए, हम अपने भाइयों को भूखा नहीं देखना चाहते हैं। हमें अपनी याद आती है जब हम यहाँ आए थे, और उन्होंने फिर वहाँ पे लंगर शुरू किया और 24 घंटे लंगर चलता रहा। हजारों लोग आते थे, खाना खाते थे, रहते थे। हमने फिर गवर्नमेंट से अप्रोच किया, हमें 14 कैंप्स मिल गए। इसी तरह से जम्मू में भी डिफरेंट कैंप्स मिल गए, 32 कैंप मिल गए। तो हम लोगों को वहां भेजते थे। बहुत हालत खराब थी और मुझे भी आज भी याद आता है तो वाकई आंसू आते हैं कि हमारे साथ क्या हुआ, और किसी ने पूछा तक भी नहीं। हमने यहाँ पे फिर ऑर्गेनाइज किया अपने आप को। मैं उन सब वॉलंटियर्स को, अपने साथियों को फिर से धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने अपना घर बार छोड़ के मेरे साथ लगे रहे और कभी उफ नहीं किया। हर एक बंदे ने, हर एक वॉलंटियर ने, हर एक कश्मीरी पंडित ने अपना योगदान दिया। और बहुत सारे हमारे जो उस वक्त कार्यकर्ता थे वो आज नहीं रहे। मैं उनके सामने नमन करता हूँ। उन्होंने भी बहुत काम किया और सिर्फ हमने रहने की या उसकी व्यवस्था नहीं की, लेकिन हमने ऑर्गेनाइज किया। हम गवर्नमेंट ऑफिशियल से मिले, रैलियां शुरू की। सबसे बड़ी रैली जो पहली हमने शुरू की वो लाल किले से, उन दिनों में इंडिया गेट तक जाने देते थे। इंडिया गेट के जो लॉन्स थे वहीं पे प्रदर्शन होते थे और वहां पर भी रैलीज की। और सबसे बड़ी बात यह है कि उस वक्त जो बीजेपी के नेता थे, जैसे केदारनाथ साहनी, पदल लाल जी खुराना और उनके वाजपेयी जी, मुरली मनोहर जोशी जी, सुषमा स्वराज जी, ऐसे ऐसे बड़े नेता थे जिन्होंने हमारा साथ दिया। और उनको दर्द था, उनको देश का दर्द था, उनको उन्होंने देखा था। बहुत सारे ऐसे भी थे जैसे साहनी जी या खुराना जी, वो खुद रिफ्यूजी बन गए थे। वो समझते थे कि रिफ्यूजियों का दर्द क्या है। उनके साथ जो और भी बड़े बड़े नेता थे, वाजपेयी जी थे या मुरली मनोहर जोशी जी थे, सुषमा जी थे, कई और थे, या कृष्णलाल शर्मा थे, उन्होंने बहुत सहयोग दिया। आज की तरफ लिप संपत्ति नहीं, उन्होंने वाकई हमारे साथ खड़े हुए हमारे साथ। मुझे याद है जिस वक्त वंदहमा का मैसेकर हुआ और हम लोगों ने एक बहुत बड़ा प्रदर्शन किया क्राफ्ट प्लेस में, जंतर मंतर में जो की जगह थी। हजारों लोग आए। अब देख लीजिए, उस वक्त कोई इंटरनेट नहीं था, कोई मोबाइल नहीं था, सारे के सारे लोग पहुंचे, खुद ही पहुंचे। लोगों ने छुट्टियां की, वहां आ गए और इतना बड़ा प्रदर्शन हुआ। आज तक मेरे ख्याल में दिल्ली में इतना बड़ा कश्मीरी पंडितों का प्रदर्शन नहीं हुआ। उस वक्त भी साहनी जी आए, सुषमा जी आए, जगमोहन जी आए, बहुत सारे, खुराना जी आए, बहुत सारे लोग हमारे साथ खड़े हो गए। और उस वक्त इतना जोश था लोगों में कि पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा, वाटर कैनन दिया। और हमने सिर्फ ये कहा कि यार हमने नेशनल ह्यूमन राइट्स तक जाना है। वो रोक रहे थे लेकिन हमने माना नहीं। हमने लाठियां भी खाई, वाटर कैनन्स भी खाए, हमने मार्च किया नेशनल ह्यूमन राइट्स का तक। जितनी भी डिफिकल्टीज आई लेकिन हम लोग गए। बहुत सारे इंजर्ड हो गए, हॉस्पिटल ले गए, लेकिन हम नहीं माने। और हम ह्यूमन राइट्स कमीशन चले गए और वहां पे अपना पिटीशन दिया। सारे
मुझे याद है सारे भीगे हुए थे क्योंकि पानी बरस रहा था और हमने शुरुआत की। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन हम पहली बार नहीं गए थे, इससे पहले भी गए थे, जबकि हमने जेनोसाइड के खिलाफ एक पिटिशन दिया, जॉइंट पिटिशन दिया। कश्मीर समिति ने, ऑल इंडिया कश्मीरी समाज ने, परम कश्मीर ने, सब ने मिलके एक जॉइंट पिटिशन दिया और जिसको ये 94 की बात है और 99 में उसमें उसका डिसीजन आया कि कश्मीरी हिंदू के साथ, कश्मीरी पंडितों के साथ एक्टिंग टू जेनोसाइड। हालांकि मुझे समझ लिया एक्टिंग के जेनोसाइड, एक्टिंग क्या होता है? अरे जेनोसाइड हुआ है, सीधा बोलो जेनोसाइड। लेकिन वहां भी उन्होंने वो खैर, लेकिन तो भी उन्होंने हिम्मत की और कहा कि जेनोसाइड हुआ। बाकी तो कोई कहने वाला ही नहीं था। हालांकि जेनोसाइड क्या होता है? जेनोसाइड होता है कि किसी कम्युनिटी के साथ, रिलीजियस माइनॉरिटी के साथ अगर ऐसा व्यवहार हो, वो तो जेनोसाइड कहा जाता है। उसी जेनोसाइड उस और लेकिन जिस वक्त फिर हमने इस ये केस दायर किया, वंदहमा का दायर किया, तो काफी दिनों में इंक्वायरी चली, वो चली, ये चली। बाद में ये कहा गया कि हमें कोई आई विटनेस नहीं मिला, इसलिए उसको खारिज कर दिया। ये हाल है। हमने गवर्नमेंट से वाकई कितने भी मैसेकर्स हो गए, हमने सबके लिए, इवन जो छत्तीस सिंहपुरा सिख मैसेकर हुआ, उसके लिए भी हम ह्यूमन राइट्स कमीशन में गए और वहाँ अपना केस दायर किया। लेकिन यही हर जगह जवाब आया कि कोई आई विटनेस नहीं मिल रहा है। लेकिन हमने हिम्मत नहीं हारी। हमने गवर्नमेंट के सामने, चाहे वो गवर्नमेंट की बनी हुई जो पार्लियामेंट्री कमेटी थी उसके सामने, या प्रेसिडेंट के सामने गए, प्राइम मिनिस्टर के साथ गए, कितना प्रचार किया और ये जेनोसाइड की बात कहने की कि हमारे साथ क्या हुआ। इतना ही नहीं, हमने जो स्ट्रगल जो हमने की है, उस वो भी उन दिनों में टेलीविजन भी इतना नहीं था। आज तो कई सैकड़ों चैनल्स हैं, उसमें गिनी चुनी चैनल्स थी, लेकिन उन्होंने भी हमारा साथ दिया। और सबसे बड़ा साथ हमें दिया प्रिंट मीडिया ने। प्रिंट मीडिया ने हमें हर टाइम, हर जितने भी हमारा प्रदर्शन होते थे या सेमिनार होते थे, जो भी होते थे, वो पूरी तरह से उसको बढ़ चढ़ के उसको बताते थे, लोगों तक पहुंचाते थे। और हमने सिर्फ बीजेपी लीडर्स को नहीं, हमने कांग्रेस लीडर्स को भी बुलाया। हमने गवर्नमेंट को, मुझे याद है एक सेमिनार हुआ हॉलोकॉस्ट डे पे, उस वक्त राजेश पायलट थे होम मिनिस्टर, उनको बुलाया, वो आए। सारे पार्टियों की, कम्युनिस्ट पार्टी के लोग आए, बीजेपी के लोग आए, ज्वाइंट एक प्लेटफॉर्म था, उनके सामने बात हुई। लेकिन जो हमने एक बात कही कि भाई जो हमारे साथ जेनोसाइड हुआ उसका तो कहीं इंक्वायरी होनी चाहिए, क्यों हुआ, हमें किसने निकाला। आज तक किसी ने उस पर गौर नहीं किया। इवन हमारे कुछ साथियों ने सुप्रीम कोर्ट में रिट दायर की, वो भी सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू हाई कोर्ट को भेज दी। इसी तरीके से जस्ट मेरे ख्याल में मैं 20 साल नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन अपने केसेस को लेता रहा है। एक चीज उन्होंने हमारे हक में करवाई उस टाइम, वो है कि जो लेफ्ट ओवर पार्ट हमारी प्रॉपर्टीज थी, उसका भी एक मसूदा बनाया, एक लिस्ट बनाई जो हमने डिस्प्ले की। और छोटे मोटे प्रॉब्लम्स तो जरूर उन्होंने की, लेकिन जो मेन मुद्दा था वो नहीं हुआ।
कहने को तो बहुत लंबी चौड़ी दास्तान है, और जितना हम कहें उतना उतना कम है। जी, लेकिन गड्डू साहब, अब यहाँ पे आपने बिल्कुल ऐतिहासिक स्तर पर बताया कि किस तरह से ये कंटिन्यूअस जेनोसाइड हुआ। ये 90 में नहीं हुआ, 86 इसकी फुल ड्रेस रिहर्सल थी इंडिपेंडेंट इंडिया में। सबसे बड़ी त्रासदी ये रही कि ये जो जेनोसाइड हुआ 90 का, ये स्वतंत्र भारत में हुआ, जिसको हम सेक्युलर डेमोक्रेटिक इंडिया कहते हैं, जब पूरा तंत्र चरमरा गया। और आपने पूरा इसका बिल्कुल, आप जीते जागते इसके विटनेस भी हैं, उसमें पार्टिसिपेंट रहे हैं, आपने योगदान दिया, आज भी दे रहे हैं। आपसे मैं जानना चाहूंगा, जैसे कि मैंने भी देखा कि आपने व्हाइट पेपर ऑन कश्मीर, एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट तैयार किया, जिसमें आपने आदरणीय प्रोफेसर मोहन कृष्ण टेंग साहब के साथ काम किया। अब दोनों ने मिलके जिस तरह का एक बहुत बढ़िया काम किया, और उसको आज का एक आधार डॉक्यूमेंट माना जाता है। उसके पीछे आप बताएंगे कि उससे कितना बदलाव आया, और उसमें आप लोगों ने किस तरह से उसको तैयार किया, उसमें किन पॉइंट्स के ऊपर आपने काम किया, और आप उसको किस तरह से देखते हैं कि उसके कारण कितना परिवर्तन हुआ भारतीय देखिए ये राजनीतिक जो सारी संस्थाएं हैं, पार्टियां हैं, तो इस पर थोड़ा प्रकाश डालिए। डॉक्टर साहब, ये आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक्चुअली मैं उसी पे आना चाहता था और विस्तार से आपको बात करना चाहता था। डॉक्टर टेंग का वाकई बहुत बड़ा योगदान है। वो हम यहाँ पे कई मीटिंग्स में वो आए हमारे साथ। हमने फॉरेन डेलीगेशंस आती थी, उनसे मिलते थे, वो भी हमारे साथ थे। और सबसे बड़ा काम उन्होंने किया कि हमने बीजेपी के सेंट्रल ऑफिस में बीजेपी के जितने भी टॉप लीडर्स थे, एक वर्कशॉप कश्मीर पे बुलाया। और डॉक्टर टेंग एक बहुत बड़े वक्ता थे उस टाइम भी। और जिस वक्त हमने ये तय किया, पहले सबसे पहले हमने एक बुकलेट तैयार की, ह्यूमन राइट्स वायलेशन इन कश्मीर। वो जो बुकलेट थी, वो मैं उस वक्त कश्मीरी समिति का प्रेसिडेंट था, उसी के उन्हीं के वही हमने वो काम किया। और एक सेमिनार में उसको रिलीज किया, वो वाजपेयी जी ने रिलीज की। और वाजपेयी जी इतना इम्प्रेस हुए उससे, जब उन्होंने फिर जेनीवा जाना था तो उन्होंने वो मेरे से बहुत सारी कॉपीज मंगवाई थी, बुलाया था, मैंने उनको दे दी थी। और मुझे पता लगा जो हमारे लोग वहाँ जेनीवा गए थे, उन्होंने कहा कि वाजपेयी जी खुद गेट पे खड़े थे और जितने भी मेंबर्स आते थे उनको एक एक पुस्तक देते जाते रहे। और हमारे कुछ साथियों ने उनसे अनुरोध भी किया था कि आप बैठिए, हम ये काम करेंगे। और उन्होंने एक एक मुश्त जवाब दिया था, मैंने गुड्डू जी से प्रॉमिस किया है मैं ये काम खुद करूंगा। वो बहुत बड़े सिंपथाइजर थे हमारे। और उन्होंने आके मुझे ये भी कहा कि गुड्डू जी, आप एक NGO बनाओ और हम आपकी सहायता करेंगे, UNO के साथ उसका रिकॉग्निशन दिलाएंगे। मैंने टेंग साहब से पूछा, उन्होंने कहा गुड्डू साहब, हम जो काम कर रहे हैं तो वो तो जितने भी हैं उन्होंने पैसे बनाने होते हैं, और हम इस चक्कर में जाते नहीं हैं, हम अपना काम चुपचाप करते रहे। फिर साहनी जी ने मुझे एक चिट्ठी लिखी, भाई वो वाजपेयी जी ने, और जो हमारा मैंने एक पुस्तक भी बनाई जो हमारे पिछले 30 साल की जो सगा ऑफ सर्वाइवल की एक दास्तान लिखी, उसमें वो चिट्ठी भी मैंने एज इट इज रखी है। या जो मेरा ब्लॉग है clgaddu blogspot.com, उस पर भी डाली है। कहने का मतलब ये है कि डॉक्टर टेंग साहब हर टाइम फील्ड वर्क में ज्यादा बिलीव करते थे। उनको मेरे साथ लगाव भी इसीलिए हुआ क्योंकि मैं फील्ड में ही काम करता था ज्यादा। और फिर उस किताब के बाद हमने एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट उठाया, जैसे आपने कहा, वो व्हाइट पेपर ऑन कश्मीर। हमने
अपने सानी जी से भी पूछा, उन्होंने कहा कि ये बहुत बड़ा काम आप कर रहे हैं, आप कर लीजिए, इसको बना दीजिए। हमने डिफरेंट एस्पेक्ट्स, जैसे जेनोसाइड पे हमने काम किया, वहाँ एक चैप्टर है जेनोसाइड में। जेनोसाइड पे, क्योंकि आज का मूल बात ही है जेनोसाइड की, जेनोसाइड में हमने उसमें एक लिखा है, भाई ये अपने आप को ही दोषित कर रहा है। वो कैसे कि हमने इनको पढ़ाया लिखाया, मुस्लिम्स को, उनको जागरूक कर दिया, और वो फिर हमें ही हमारे ही पीछे पड़ गए। और सबसे बड़ा जो उनको खटकता था वो ये है कि हम हिंदुस्तान, कश्मीर को हिंदुस्तान के विलय के लिए हमने जो काम किया है शायद किसी ने किया। इतना ही नहीं, हमने कश्मीर को मुसलमानाइजेशन से बचाया, हमने वहां निजाम मुस्तफा होने नहीं दिया। हम ही एक वर्कर्स से, ये एक जमात थी, हमारा जो कम्युनिटी थी वही खड़ी होगी, उन्होंने ये नहीं दिया। इसीलिए कश्मीरी मुसलमान हमसे बहुत नाराज था कि ये कश्मीर को मैं निजाम मुस्तफा लाने नहीं दे रहा है। ये बुनियादी एक चीज थी। फिर हमने ये भी उस व्हाइट पेपर में लिखा है, खासकर इसी जेनोसाइड चैप्टर में, कि हमारे जो शंकरलाल कौल या ये डिफरेंट जो हमारे द्वारकानाथ जी काचरू, जो कश्मीरी पंडित बड़े बड़े लीडर्स हुए थे, एक फायर लीडर था वही शंकरलाल कौल, या दूसरे थे, इवन कशोबंदो जी, उन्होंने कितना काम किया, और क्यों हमारे विरुद्ध मुसलमान क्यों हो गए, वो यही है। फिर हमने एक अजीब सा हमारे देश में एक प्रचार किया, कश्मीरी मुस्लिम जो लीडरशिप थी, उन्होंने कहा कि भाई कश्मीर में गुर्बत है, बेरोजगारी है। फिर हमने एक इकोनॉमिक्स, जो वहाँ के इकोनॉमिक्स थे, उस पर काफी काम किया कि कितने हाउस बोट ओनर्स हैं, कितना। कहने का मतलब ये है कि जितना भी बिजनेस था सारा मुस्लिम के हाथ में था। कश्मीरी पंडितों के पास गिना चुना थोड़ा सा था, उनको उनसे जमीनें तो पहले ही उनसे ले ली थी, बाकी भी बिजनेस कोई खास नहीं, मोनोपोली सब मुस्लिम मोनोपोली थी। और फिर हमने जो यहाँ पे नेशनल सैंपल होती है संस्था है हिंदुस्तान की, वो जो डिफरेंट स्टेट्स का देखते हैं कि वहाँ का पर कैपिटा कितना है, वो, और ये देखा गया कि महाराष्ट्र जो सबसे बड़ी इंडस्ट्रियल और एडवांस स्टेट है, उससे भी ज्यादा कश्मीर में जो बिलो पॉवर्टी लाइन सिर्फ 3.5 है, वहां 25 है, उड़ीसा में 47 था। और फिर हमने ये भी देखा कि इंडियन एक्सचेकर से कश्मीर के लोगों को 8 टाइम्स ज्यादा मिलता था बाकी स्टेटों से। तो ये हमने कोशिश की ये बताने की कि वहां पे कोई ऐसा नहीं था। और सबसे बड़ी बात कि हम कश्मीरी हिंदू, जम्मू के हिंदू या लद्दाख के बुद्धिस्ट, ये सारा मिला के 40% से ज्यादा होता है। अगर ऐसी बात होती तो वो क्यों नहीं गन उठाते? उन्होंने सिर्फ मुसलमान ने क्यों गन उठाया? क्योंकि वो निजाम मुस्तफा लाना चाहते थे, और हिंदू वो हिंदुस्तान के साथ रहना, वो पाकिस्तान के साथ रहना था, ये झगड़ा था। लेकिन हमारे देश में एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि वो कश्मीर को मुस्लिम प्रॉब्लम समझते हैं। वो उन्होंने कभी ये नहीं समझा कि वहाँ हिंदू भी रहते हैं,
सिख भी रहते हैं, बौद्ध भी रहते हैं, बाकी माइनॉरिटीज भी रहते हैं। और ये हमने अच्छी तरह वाजा किया है अपने वाइट पेपर में। वाइट पेपर में डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट्स के कश्मीर के डिफरेंट, इट्स एन आई ओपनर हर एक को। आज भी अगर जो पढ़ेगा मैंने अभी पिछले हफ्ते फिर उसको नेट पे सबको सर्कुलेट किया। इतना ही नहीं, जी न्यूज ने इसको वाजा किया था और ब्रॉडकास्ट किया था कि जो कश्मीर में जो ये व्हाइट पेपर है इसके विषय में कि उसमें क्या क्या लिखा हुआ है। आई एम थैंकफुल टू देम ऑल्सो। और हमने सिर्फ ये फ्री डिस्ट्रीब्यूट किया, अपने जेबों से, हमने किसी ने पैसा नहीं दिया, अपने जेबों से। मोस्टली आप हैरान हो जाएंगे, जितने भी आपने टेंग साहब और मैंने जितने भी बुकलेट्स छोटी बड़ी की है, मोस्टली हमने फ्री बांटी है, अपने जेबों से खर्चा किया है, किसी ने नहीं दिया। और उसके बाद सिर्फ मैं जब लंदन गया, वहाँ हमारा हाउस ऑफ कॉमन्स में सेमिनार था, वहाँ डिस्ट्रीब्यूट किए। फॉरेन मैं वाशिंगटन चला गया, वहाँ पर भी लोगों को, वहाँ के जो लॉ मेकर्स से यूएस के, उनको दिया दैट। और लाइब्रेरियों में, सब लाइब्रेरियों में भेज दिया, वर्ल्ड लाइब्रेरी में है। ये एक डॉक्यूमेंट है कश्मीर के विषय में। जी जी गड्डू साहब, आपने बड़े विस्तार के साथ व्हाइट पेपर की बात की, उसकी सार्थकता, और आप लोगों ने सबसे और बड़ी ये व्हाइट पेपर फिर जब तैयार हो गया तो सानी जी ने खुद 96 में रिलीज किया। जी, तो हालांकि वो तो वाजपेयी जी ने किया था, ये उन्होंने खुद किया। हाँ, आपने बड़े विस्तार से बताया कि व्हाइट पेपर जो है बिल्कुल जमीनी स्तर पर कैसे काम हुआ, सोशो पॉलिटिकल डॉक्यूमेंट भी था, एक स्ट्रेटेजिक डॉक्यूमेंट भी था, और बिल्कुल प्राइमरी रिसर्च पर बेस्ड था, जैसे रिसर्च होना चाहिए। एग्जैक्टली। और आप आज की डेट में रेफरेंस पेपर माना जाता है, और इसके बिना इस चीज को, इस त्रासदी को समझना बहुत गलत है। और आपने बहुत बड़ी बात कही कि आपने और स्वर्गीय डॉक्टर मोहन कृष्ण टेंग साहब ने अपने जेब से, बिना किसी हेल्प के, बिना किसी सहायता के, एक मिशनरी ज़ील के साथ आप लोगों ने अपनी जो पूरी क्षमता थी, शारीरिक क्षमता थी, मानसिक क्षमता थी, बुद्धिजीवी क्षमता थी, उसके आधार पर आपने इसका बीजारोपण किया। कितने सात्विक तरीके से इस यज्ञ में आपने आहुति दी, और उसके कारण आज हम देख रहे हैं कि किस तरीके से माहौल और डॉक्टर साहब, आज जितने भी हमारे डॉक्यूमेंट्स हैं, जितने भी ये हैं, सारे इंटरनेट पे अवेलेबल हैं। जी, हमारे केओए ने भी अपने वेबसाइट पे रखी है, मैंने अपने ब्लॉग पे रखी है, और मैं रेगुलरली, अब ये जनवरी का महीना है तो मैंने पहले तो हमने जो एक डॉक्यूमेंट बनाया था, मैंने रादर जो मैंने टेंग साहब को ही अर्पित किया है, वो है हमारी जो 30 साल की जो हमने सगा ऑफ सर्वाइवल की बात कही है, हमने क्या क्या किया, कैसे किया, कौन किया, वो उनको ही अर्पित किया है। और साथ सबके सामने रखा, ई बुक के, फ्री ई बुक। और हमने अब सारे ये जितने भी हमारी पब्लिकेशन है, सारे फ्री ई बुक में दे रहा हूँ, क्योंकि प्रिंटिंग आजकल तो लोगों में ज्यादा ऐसे अपना फोन खोला तो उसी में पढ़ने शुरू कर देते हैं जब भी टाइम मिलता है। फिर अभी लास्ट वीक में 19 तारीख को एक बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट रिलीज किया है इथनिक क्लींजिंग पे, कि 30 पेज का कितना बुक है, बुकलेट है, जिसमें इथनिक क्लींजिंग कैसे हुई, राइट फ्रॉम मुस्लिम एरा से मुस्लिम मेजॉरिटिज्म तक, मुस्लिम रूल, मुस्लिम मेजॉरिटिज्म, दोनों इस पे है। इसी तरीके से बिटर ट्रुथ, व्हाइट पेपर और जेनोसाइड, ये सारा हमने ई बुक के माध्यम से सबको फ्री डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। ये सब मैं उन्हीं टेंग साहब को अर्पित कर रहा हूँ। जी, आपने, ये जो लोग हमें देख रहे हैं, खास करके जो युवा हमें देख रहे हैं, उन्हें समझना चाहिए कि हमारे पास कितनी बड़ी रिपॉजिटरी, इन लोगों ने कितना काम किया, गड्डू साहब ने और स्वर्गीय टेंग साहब ने, और इसी से हमारा काम कितना आसान होता है। जब इन्होंने काम किया, इनके पास न तो साधन थे, न व्यवस्था थी, और एक मिशनरी की तरह, एक वैंडरिंग मॉन्क की तरह इन लोगों ने काम किया।
और अब ये इस जनरेशन की एक जिम्मेदारी भी बनती है, कर्तव्य भी बनता है कि इसके ऊपर काम करके, इसको इंस्टीट्यूशनलाइज़ करके लोगों के सामने प्रस्तुत करें, ताकि ये बात आगे, पता नहीं ये स्ट्रगल कब तक चलेगा। लेकिन एक प्रश्न अब उठता है कि जैसे हम आप लोग हमें यहाँ तक लेकर आए, उस तूफ़ान से आप लोगों ने हमें निकाला, उसके लिए हम तो आपके ऋणी रहेंगे ही रहेंगे। लेकिन आने वाले समय में आप जैसे देख रहे हैं जो डिनायल ऑफ वैसे जेनोसाइड तो है, ये हमारा कर्म था। ऐसी कोई, डि हम कर्म में ज्यादा विश्वास करते हैं और हमने अपना कर्म किया है। डिनायल ऑफ जेनोसाइड जैसे चल रहा है राजतंत्र में, और उसके बाद भी आप अभी तो डटे ही हैं कि कर्मठ कार्यकर्ता की तरह, आप नेता की तरह आपने काम किया ही नहीं, आपने तो एक कार्यकर्ता की तरह काम किया। ये सबसे बड़ी बात थी। और दूसरी बात ये थी कि जैसे अब ये डिनायल ऑफ जेनोसाइड की बात है, उसके बाद कहीं रेजोल्यूशन आए, कहीं बातें हुई, लेकिन अब 91-90 के बाद फिर आपको क्या लगता है कि कश्मीरी पंडित समाज को जो एक मार्गदर्शन मिलना चाहिए था, वो जो हमारे पास एक पॉलिटिकल आवाज़ नहीं थी। हम लोग एक सीधे-साधे लोग थे जिन्होंने कभी सोचा नहीं था कि हम कश्मीर से बाहर भी जाएँगे। कई लोगों ने तो जवाहर टनल कभी क्रॉस ही नहीं की थी। तो उसके बाद आप किसको ये योगदान दे ये इसका मतलब श्रेय देते हैं कि कश्मीरी पंडितों में 90 के बाद समाज में जागृति किसने लाई, कि उनको पता कैसे चला कि हमारे साथ एक्चुअली क्या हुआ, और यही नहीं, उसके बाद पूरे विश्व को कैसे जागृत किया उन्होंने कि हमारे साथ क्या हुआ, ये भारत के ऊपर अटैक है, भारतीयता के ऊपर अटैक है, हिमालय के ऊपर अटैक है, नॉर्दर्न फ्रंटियर के ऊपर अटैक है। और वही बात अगर तब रोकी गई होती, तो आज भारत में ऐसी हालत नहीं होती, कभी दिल्ली में राइट्स नहीं लेकिन होते, अक्सर असम में नहीं मैं होता, वेस्ट किसी बंगाल में नहीं एक होता। व्यक्ति को नहीं देना चाहता हूँ। अच्छा, वही ये वही मैं आ एक रहा हूँ। सामूहिक, दैट मीन्स कि हर एक ने छोटा मोटा काम करके हर एक अपनी बात रखी। चाहे वो हिंदुस्तान में किसी भी कोने में गया और किसी ने उससे पूछा तुम्हारे साथ क्या हुआ, और उसने अपनी बात रखी। और कोई विदेश चला गया, उसने अपनी बात रखी। ये एक सामूहिक था, और ये एक किसी एक बंदे को न श्रेय देना चाहिए न लेना चाहिए। जी, ये एक, हाँ, कुछ जैसे लोग हैं जो जैसे आपने टेंग साहब का नाम लिया, कुछ ऐसे कुछ लोग हैं जिन्होंने हमें प्रोत्साहन दिया, जिन्होंने जो एक खुद एक नॉलेज के भंडार थे, और वो कभी हिचकिचाते नहीं थे अपने वो किसी के साथ शेयर करना। हालांकि लोग आजकल शेयर करने में भी डरते हैं, लेकिन वो नहीं डरते थे। वो इसी तरीके से बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने लेकिन मेरा संबंध उनके साथ ज्यादा रहा है 90 के बाद, तो मैं उनकी ही बात करूंगा। एक नंबर दो, अपार्ट फ्रॉम कश्मीर, मैंने कश्मीर समिति का अध्यक्ष रहा हूँ, ऑलमोस्ट 10 साल रहा। उसके बाद मैं बीजेपी में रहा। बीजेपी में मैं सबसे लॉन्गेस्ट जम्मू कश्मीर सेल का प्रेसिडेंट रहा, 15-16 साल। और ये एक ही सेल ऐसी थी जो कंटिन्यूअस इतने साल चली, और मैं ही अध्यक्षा करता था, और मुझे बहुत सहयोग मिला अपने बीजेपी के कैडर से, बीजेपी के से। मैंने पहले भी कहा कि तब हमारी जनरेशन जो थी वो कर्म में ही ज्यादा बिलीव करते थे। मैं नहीं करना चाहता हूँ कंपेयर, लेकिन बात यही है। जी। और उन्होंने भी हमें बहुत वाइडर प्लेटफॉर्म दिया। जाके जब भी मुझे मौका मिला दिस बाहर विदेश जाने का, और वही मीटिंग्स के लिए ऑर्गेनाइज कराते थे मेरे लिए, मैं जब भी गया, इवन दिल्ली में भी। अच्छा, मेरा संबंध सिर्फ बीजेपी के लीडर्स के साथ नहीं है था, लेकिन बहुत सारे लोग थे, जैसे प्रोफेसर बलराज मधुक। जब मैं छोटा था तो वो कश्मीर में आते थे, वो हमें संघ की शिक्षा देते थे। लेकिन जब हम यहाँ आए तो उनके साथ मेरा काफी घनिष्ठ रहा। वो भी मुझे अपने साथ ले जाते थे, अपनी मीटिंग्स में जाते। इतना ही नहीं, हमारे विश्व हिंदू परिषद के थे सिंगल साहब, वो भी हमने एक
छोटी सी पुस्तक लिखी थी श्री राम जन्मभूमि के विषय में, वो उनको इतनी पसंद आई कि वो एक डॉक्यूमेंट सुप्रीम कोर्ट में चला गया। आज भी वो एक डॉक्यूमेंट के रूप से माना जाता है। वो टेंग साहब और मैंने दोनों ने इकट्ठे लिखी थी। और मतलब ये है कि बहुतों ने हमारा सहयोग दिया, कश्मीरी पंडितों ने भी, एंड बियॉन्ड दैट ऑल्सो। जी, आपने जैसे बिल्कुल कहा कि ये पूरे समाज का योगदान रहा। जैसे कि हम पर आरोप लगाया जाता है कि हमने खुल के बात नहीं की। आपने बिल्कुल स्पष्ट किया कि हर किसी संस्था ने, हर किसी व्यक्ति ने जितना-जितना सामर्थ्य था, उसके हिसाब से योगदान दिया और तभी उसका कारण है कि कहीं जागृति हुई समाज में और आज मैं फिर से ये दोहराना चाहता हूँ। जैसे कि आरोप लगाया जाता है कि कश्मीरी पंडित आपस में नहीं करते थे, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस बिल्कुल विपरीत है। जितना मुझे अपने लोगों ने सहयोग दिया, उतना शायद किसी ने नहीं दिया। जितना दर्द उन्होंने बांटा, शायद किसी ने नहीं बांटा। जितने फीलिंग उनके साथ हुई, उतनी शायद किसी और के साथ नहीं हुई। एक यूनिक चीज है। मैं बिल्कुल ये नहीं मानना चाहता हूं कि हम लोग आपस में हमने शेयर नहीं किया। हमने शेयर किया, और जितनी हमारी कैपेसिटी थी, जितना उससे भी आगे बढ़ के किया। जी, ये बहुत बढ़िया बात आपने की जो हम पर आरोप लगते हैं और एक प्रोपेगेंडा है हमारे खिलाफ, जिसको हाँ, आपने आज ध्वस्त कर दिया कि हम लगातार ये राष्ट्रीय लड़ाई लड़ रहे हैं, केवल अपनी नहीं, भारत को बचाने की बात कर रहे हैं कश्मीर में, उसको स्थापित करने की बात कर रहे हैं। दूसरी बात, अब आपको क्या लगता है कि अभी जिस तरह का प्रकार की हमारी स्थिति है, जिस तरह से कश्मीरी पंडित क्वेश्चन पर एक डिबेट लगनी चाहिए थी राज्यसत्ता में, सियासी गलियारों में, इंडियन पॉलिटिकल क्लास में या इंडियन स्टेट का, तो ये जो डिनायल ऑफ जेनोसाइड रहा, जहाँ से आपने खुद कहा कि एकिन टू जेनोसाइड माना, भई जेनोसाइड क्यों नहीं, जब हुआ नरसंहार। तो इसके संदर्भ में आप क्या कहेंगे कि क्या नीति अपनानी चाहिए केंद्र सरकार को और जो जागरूक नागरिक है भारत का? क्योंकि हमें ये कहा जाता है कि आपने बलिदान नहीं दिया, हम तो 14वीं शताब्दी से बलिदान देते आ रहे हैं। क्या ये अब राष्ट्रीय कर्तव्य नहीं बनता कि जो शत प्रतिशत हिंदू कश्मीर था, उसको हिंदू न्यून, हिंदू शून्य कर दिया गया। अब पूरे भारत राष्ट्र की ये ज़िम्मेदारी भी है कि हमारे साथ जाके इसको रिवर्सल ऑफ जेनोसाइड में अपना योगदान दे। आप इस पर क्या कहेंगे? देखिए, हमारे देश में सबसे बड़ी, वैसे सारे सब गणतंत्रों में ये जो वोट बैंक पॉलिटिक्स है, ये सब जगह मैंने आपने भी देखा होगा, जहां जहां इस विश्व में गणतंत्र है, डेमोक्रेसी है, वहां वोट बैंक पॉलिटिक्स चलता रहता है। हमें ये माना जाता है कि कश्मीरी हिंदू ये वोट बैंक नहीं है, और शायद ये एक बहुत बड़ा रीजन है कि बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज बहुत कम इंटरेस्ट लेती हैं, क्योंकि वो जितना भी वो सोचते हैं, करते हैं, वो वोट बैंक की ही नीति हर जगह अपनाते हैं। लेकिन जैसे कि आज के दौर में आपने देखा कि लोग जब तक चिल्लाएंगे नहीं, जब तक कि अपना रोष नहीं प्रकट करेंगे, तब तक कोई सुनने वाला नहीं है। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है इस डेमोक्रेसी में। जी, जी, गढ़ू साहब। अब आने वाले टाइम में जैसे अभी कश्मीरी पंडितों को बचाने की बात होती है बार-बार, रिटर्न, रिहैबिलिटेशन की बात होती है। आपने तो बड़ी बारीकी से देखा, कई युग देखे हैं, कई प्रधानमंत्रियों को देखा, कई सत्ताओं को देखा आते-जाते हुए। आप इसके जीवंत विटनेस हैं, साक्षी हैं। रिटर्न और रिहैबिलिटेशन को एम्प्लॉयमेंट के साथ जोड़ना और एक तरह से एक बंधुआ मज़दूर की तरह हमारे युवाओं को ले जाना और उनको वो वहाँ पर वो सिक्योरिटी भी नहीं, एक तो ये। लेकिन जब वहाँ पर ना आपके घर रहे, ना आपके मकान, ना ज़मीनें, आप उन्हें कहाँ ले जाएँगे? आपको एक नया इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है। अब 370 और 35 ए ध्वस्त होने के बाद ही अभी निश्चल शर्मा की हत्या की गई, उनको डोमिसाइल मिला।
तो ये एक सिग्नल था, एक तरह से एक नया हिट लिस्ट खड़ा किया गया, जिसको डोमिसाइल मिलेगी उसको मार दिया जाएगा। जब हमारा पहले गली मोहल्ले थे वो भी नहीं थे, पहले हमारे खेत खलियान थे या छोटी-मोटी नौकरी थी, दुकानदारी थी, वो भी नहीं रही। आप उनको जो बसाने का रेटोरिक करते हैं, हम आप अपने-अपने घरों में चले जाएँगे, बस जाएँगे। अरे भाई जब घर ही नहीं है, वो शरण लेने की जगह नहीं है, जब अपने घर थे, अपनी गलियाँ थी, तब नहीं आप हमें वहाँ रहने दिया गया। अब हवा में थोड़ी बैठेंगे। इसको आप कैसे देखते हैं? किस तरह से रिटर्न होनी चाहिए? कैसे होना चाहिए? देखिए, बहुतों ने प्रयास किया जाने का। हमारे कुछ लोग भी गए, और आपने रिसेंटली देखा कि एक हमारे कश्मीरी पंडित वहाँ के सरपंच बने थे, उनकी हत्या हुई। दैट मीन्स कि वैसे सेफ्टी नहीं है। हम आज भी ये सोचते हैं कि और गवर्नमेंट से हर टाइम, सिर्फ गवर्नमेंट से नहीं, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की तरफ से, सब जगहों की तरफ से हमने ये कहा है कि कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर पहला होना चाहिए, और उसमें श्रेष्ठ यही है कि हमारे साथ जो कौन जिम्मेवार है हमारे वो माइग्रेशन का, हमारे फोर्स्ड माइग्रेशन का, वो पता लगाना जरूरी है। या कौन जिम्मेवार है जो कि यहाँ टीवी पे आते थे और कहते थे कि हमने इतने आदमियों को मारा, वो किया, ये किया, और बहुत चैनलें अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए ऐसा करते थे। वो उनको जब कानूनी तरीके से उनका स्किन जाने, उनको we have to bring them to book, वो जरूरी है। और जिस वक्त भी हमें वापस जाना है, हमें वन प्लेस सेटलमेंट चाहिए। हम क्योंकि जैसे आपने खुद कहा कि हम अपने घरों में कहाँ जाएंगे, वो तो सारे जले पड़े हैं, वहां तो कोई है ही नहीं, और जो बचा कुचा था वो ऑक्यूपाई हो गए हैं। और जिस वक्त गवर्नमेंट ऐसा करेंगे तो वन प्लेस सेटलमेंट ही हमारे लिए है, और तब ही लोग जाएंगे। और फिर जिस वक्त देखा जाएगा माहौल ठीक हो गया, वो आहिस्ता आहिस्ता खुद देखिए, जैसे हम निकल आए, खुद ही निकल आए, और हम जिस वक्त वहां जाएंगे और देखेंगे माहौल ठीक हो गया, खुद चले जाएंगे। गड्डू साहब, आपने बड़ी स्पष्टता के साथ कहा कि सुरक्षा, समृद्धि और जहां पर हमारा धर्म, हमारी संस्कृति और हमारी पहचान बनी रहे, वन प्लेस सेटलमेंट की आपने बात की, क्योंकि सुरक्षा और उसके साथ-साथ जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होना चाहिए तब तक, जहां पर पूरी भारतीयता का फ्लो हो, भारतीय संविधान का फ्लो हो, क्योंकि 370 और 35 से निरस्त होने के बाद भी ऐसा लग रहा है कि अभी डी जोर और डी फैक्टो मुस्लिम स्टेट डिमोलिश नहीं हुआ। मतलब इस तरह से बात करेंगे। अब अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन है, आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आपका क्या मार्गदर्शन रहेगा युवाओं के लिए, और जो आपको देख रहे हैं, जो अभी काम कर रहे हैं, आप अपनी एक्सपीरियंस से उनको क्या बताना चाहिए आपको कि वो अब अपने इस स्ट्रगल को आप किस फेज़ में देखते हैं? ये जो हमारी कश्मीरी पंडितों की गाथा देखिए, मैं इस एक लेवल तक पहुँची, ग्राउंड उनके लिए वर्कर क्या रहा हूँ। योगदान आप देखते हैं? देखिए, मैं एक ग्राउंड वर्कर रहा हूँ। मैं बिल्कुल अ, अ, सच पूछो, मुझे माफ करना ये वर्ड, इन वेबिनारों से तो आपस का ये सिर्फ कि हम अपनी बात रख सकते थे, थोड़ा सा हमें मिलता है, लोगों तक बात पहुंचती है। लेकिन जब तक कि हम फिर से जैसे हमने इतने संघर्ष किए हैं इन पिछले 30 साल में, फिर से जब तक हम सड़क पे नहीं निकलेंगे, चिल्लाएंगे नहीं, करेंगे, कोई सुनने वाला नहीं। वी हैव टू गो बैक। ये जो हमने 90 पे जैसे रैलीज निकाली, जैसे हम सेमिनार करते थे बड़े सारे पार्टीज को उनके सामने बात रखते थे, क्योंकि जो आज हम बात कर रहे हैं ये वहां तक पहुंचे ना पहुंचे कोई गारंटी नहीं है। लेकिन जब वो सामने होंगे और हम अपनी बात रखेंगे तो शायद उनके मन में कुछ कोई बात टिक जाए। ये बहुत जरूरी है। मेरा तो यही मत है। जी, आपने बड़ा स्पष्ट कहा कि हमें कर्म में विश्वास रखना चाहिए और कर्म से ही फल मिलेगा।
जो गीता का भी संदेश है। आपने गीता के संदेश को ही चरितार्थ करने की बात की। ये अपने आप में बहुत बड़ा विज़डम भी है और प्रैक्टिकल रियलिटी भी। और इसके बाद आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपने इतने लेख भी लिखे, आपने इतनी पुस्तकें भी लिखी, समाज को जागरूक बनाया, सेंसिटाइज़ किया, आज तक कर रहे हैं। और इस मीडियम वेब मीडियम से भी आप ऑनलाइन भी जैसे आपने कहा कि फ्री लोगों तक चीज़ पहुँचे, उनका ज्ञान भी बढ़े और वो इस लड़ाई को लड़ने के लिए तभी सक्षम होंगे क्योंकि जब उनके पास सही आर्टिकुलेशन, सही फैक्ट्स होंगे, सही तथ्य होंगे जिसमें आपने अग्रणी रूप किया। अब आजकल आप कुछ और नया लिख रहे हैं या कुछ और कर रहे हैं, कुछ बताएँगे कि क्या आज और क्या कर रहे हैं आप? देखिए, मेरे सामने इस वक्त 2 प्रोजेक्ट थे। एक, जो सबसे बड़ा प्रोजेक्ट ये था कि जो हमारे अ अ, जो ये 30 साल बीते हैं, क्योंकि बहुत सारे अपने लोग कह रहे थे कि हमारे जो बुज़ुर्ग हैं, जो हमारे सीनियर्स हैं, उन्होंने कुछ नहीं किया। लेकिन मैं उनको और आगे जो जनरेशन्स हैं, उनके लिए अ, ये बताना चाहता हूँ कि हम लोगों ने क्या कैसे संघर्ष किया, क्या-क्या दुःख उठाए, कैसे तुम लोगों को पढ़ाया, लिखाया, खड़ा कर दिया अपने साथ में। मैं जब यहाँ आया था, मैंने देखा था कि अ, जो लोग पाकिस्तान से यहाँ आए थे, उन्होंने कितना संघर्ष किया और वो बहुत देर के बाद खड़े हो गए। लेकिन हमने जो संघर्ष किया, हमने अ, हम उनसे जल्दी अपने पाँव पे खड़े होने के लिए तैयार हो गए। लेकिन ये एक सबसे बड़ी बात है। ये मैं डिपिक्ट करना चाहता हूँ। और दूसरा, अ, मेरा जो अ, लगाव था यहाँ यहाँ आने के बाद, अपने कश्मीर से यहाँ आने के बाद, मुझे गंगा और हिमालय के साथ बहुत लगाव रहा। मैंने सारे जो तीर्थ थे, मैं सब जगह घूम आया हूँ। और फिर अ, एक दिन मुझे दिमाग में आया, मैंने बहुत सारे, और गंगा को मैं वाक़ई अ अ, बहुत अ, मानता हूँ गंगा मैया को। तो मैंने ये देखा कि बहुत सारी किताबें लिखी गई है गंगा जी पे, लेकिन अ, जो प्रमुख तीर्थ है, वैसे तो गंगा जी का कनकन तीर्थ है, वो अ, उसपे मैंने एक पुस्तक लिखी है, वो है गंगा तीर्थास। उसमें एक विशेषता मैंने रखी है, क्योंकि जिस वक़्त आज से अ, 1900 साल बीसी, जब सरस्वती नदी लुप्त हुई, क्योंकि हमारे जितने वेद और उपनिषद लिखे गए थे, वो हमारे ऋषियों ने सरस्वती नदी पे लिखे थे। जब वो लुप्त हो गए तो वह हमारे ऋषि मुनि गंगा की ओर, गंगा यमुना द्वाब में आके बसे। और गंगा के किनारे पे हमारे जो इतिहास है, दैट मीन्स के रामायण और महाभारत वो लिखा गया, हमारे पुराण लिखे गए, और बहुत बहुत संस्कृत लिटरेचर, कश्मीर में से भी काफी लिटरेचर। आप हैरान हो जाएंगे कि 35% जो संस्कृत लिटरेचर है वो कश्मीर से आया है, चाहे वो रिलीजन पे है, इवन काम सूत्रा वहां से आया है, इवन हमारे जो ग्रामर है वो वहां से आया है, बहुत सारी चीजें आए हैं। तो मैंने वो भी इंक्लूड किया है अपनी इस पुस्तक में। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो गंगा का या जो हमारी नदियों का पोल्यूशन है, उस पर भी एक लिखा है। बस ये प्रोजेक्ट सामने है। और एक सबसे बड़ा प्रोजेक्ट जो था, जो पिछले कई सालों से चल रहा है, वो मैंने हिंदू संस्कृति पे लिखा है। और जो हमारे मुट्टू साहब हैं वहाँ बेंगलोर में, उनका जो मैगजीन आया है स्पेड, पिछले 5 साल से वो रेगुलरली मेरा आर्टिकल उस पे निकालते हैं। और शायद मेरी पुस्तक वो सारी उसी उसी मैगजीन में छप के आएगी। उसी इसी में
अपना टाइम लगाता हूँ। जी, आपने बड़ा स्पष्ट किया कि किस तरह से आप अभी भी अपना योगदान दे रहे हैं, और बड़ी अच्छी बात इसमें पुस्तक के बारे आपने कही कि कश्मीर को संस्कृति का केंद्र, संस्कृत का केंद्र मानते हुए आपने इस बात को जो आगे चलाया, एक भारतीय सूत्र में बाँधने की बात की, और बहुत बढ़िया। अब आपसे एक बड़ा अजीब-सा प्रश्न पूछूँगा, लेकिन अजीब भी नहीं, बड़ा ब प्रासंगिक भी, कि इस समय जो केंद्र सरकार कर रही है जम्मू-कश्मीर के संदर्भ में, उसमें आप क्या देखते हैं कि कश्मीरी पंडितों के प्रति उनका जो एक नज़रिया है, उस पर आप सहमत हैं, और वो कितना अच्छा या ठीक या जैसा मतलब सार्थक कर रहे हैं? आप ए, उसको कैसे देखते हैं? क्यों, उनका देखिए, रुझान क्या है? मैंने एक अजीब सी बात देखी कि ये अभी भी जितने भी गवर्नमेंटें आई आज तक, वो मुस्लिम अपीसमेंट पे ही चल रही हैं, और वही हो रहा है आज भी। और और जो पहले हुआ है उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ा है हमारे हमारे मुस्तकबिल पे, हमारे फ्यूचर पे। हम चाहते हैं कि जो लोग आजकल पॉलिटिकल सर्कल्स में उठते बैठते हैं, उनसे मेरी यही प्रार्थना है कि वो अ, कश्मीर के विषय में, कश्मीर के पंडितों के विषय में ज्यादा बात करें उन सर्कल्स में बनस्पत की बाकी। यही ये एक बहुत जरूरी चीज है। जी, बड़ा आपने बड़े साफगोई से कहा क्या हो रहा है। एक और प्रश्न मैं आपसे जाते-जाते पूछूँगा, आपने खुद कहा कि बड़े लोग बिल्कुल अपने तरीके से लगे रहे, बिना किसी संस्था का परवाह किए हुए, अपने मतलब हालत का परवाह, मिशनरीज़ की तरह अभी तक लगे रहे, आप भी लगे हुए हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि सम्मान तो कोई बात नहीं होती, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर अगर जम्मू-कश्मीर में किसी ने काम किया, जो कश्मीर की जहादी समस्या को, जिसको डिसंस्कृताइज़ेशन की बात कहते हैं, संस्कृताइज़ेशन से डिसंस्कृताइज़ेशन की ओर कश्मीर को ले जाना, जम्मू-कश्मीर को ले जाना, इसके लिए सबसे ज़्यादा जागरूकता किसने लाई? अगर राष्ट्रीय सम्मान किसी को देना हो, मतलब लोगों को पता किसको मिलना चाहिए? हर एक कश्मीरी पंडित को। अच्छा, जी। तो जी, गुड्डू साहब। तो मतलब एक आप कह रहे हैं कि देखो कि मतलब कश्मीरी पंडित ने निकलने के बाद भी एक ऐसे मिशनरी का काम किया पूरे समाज ने, और लोग हमें कहते हैं हमने कुछ नहीं किया। मैं आपको एक बात कहूंगा। हमने 1990 में एक सेमिनार का आयोजन किया था। उसका उस सेमिनार में प्रिजाइड कर रहे थे पूर्व राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह जी, और जो मुख्य जो वक्ता थे वो थे श्री गिरिलाल जैन। मुझे आज भी याद है, श्री गिरिलाल जैन ने एक बहुत बड़ी बात कही। उन्होंने कहा, कश्मीरी पंडितों, तुम्हारा जो पलायन हुआ है, जो तुम निकले हो, वो सारे भारत के लिए एक जागरूकता फैलाने के लिए हुआ है। आपने भारत के कोने कोने में जाके ये कहना है कि आपके साथ क्या हुआ, और अगर चुपचाप बैठे रहो तो लोगों को ये समझाना है कि तुम्हारे साथ भी कल ये होने वाला हो। इसलिए जागरूकता, आपका एक ही मिशन है, वो जागरूकता फैलाने का। ये मुझे भूलता नहीं है। जी, आपने बड़ी स्पष्टता के साथ, जो यही मैं आपसे सुनना भी चाहता था कि आप बिल्कुल सही आपने आकलन किया, और आप लोगों ने जो योगदान दिया, कर्म किया, उस कर्म का फल है कि शायद हम लोग भी कुछ बात कर पा रहे हैं। कुछ हमारे दिमाग मस्तिष्क में भी पड़ा। प्रोफ़ेसर टेंग, मोहन कृष्ण टेंग ने आपके साथ मिलके काम किया, आप दोनों ने मिलके काम किया। हमारा सौभाग्य है कि आप हमारे साथ अभी भी मार्गदर्शन के लिए हैं, और एक आशीर्वाद है प्रभु का कि आपकी कृपा हम सब पर बनी रहे, और आप हमारा मार्गदर्शन करते रहें। जहाँ गलती हो वहाँ सुधारने का प्रयास भी करें, हमें निर्देश भी दे सकते हैं। ये हमारे लिए ईश्वर का प्रसाद होगा। आपने बिल्कुल बेबाकी से, खुले मन से
सात्विक ढंग से बात की। लेकिन और एक चीज रह गई, जी वो ये बोलिए। है वो ये है कि जो आपने राष्ट्रीय सम्मान की बात कही, जी मेरे मन में था और हमारे कई मित्रों के मन में था कि वो सम्मान टेंग साहब को मिलना चाहिए था। मैंने भी काफी कोशिश की, सच्ची बात तो ये है, लेकिन यहाँ के जो पॉलिटिकल सर्कल्स हैं वो अपने उस मस्ती में हैं। वो एक दिन मैं अजीब सी बात कहूंगा, आप सारे हंसेंगे। टेंग साहब कहते थे, कहता कमन आड़पाड़तन सुतन चुकवाथान बेहान ईमानदार चाहिए एनीवे, स्वर्ग से दस जाए। आपने फिर वही बात की, बहुत एक ऋषि की तरह बात की आपने। और वाकई ये सही बात है कि आपने, टेंग साहब ने बिल्कुल किसी चीज की परवाह करते हुए जिस तक इस स्ट्रगल को पहुंचाया, जागरूकता की, उसके बाद लिटरेचर रिसर्च, और प्राइमरी शायद यही रिसर्च। बात थी कि हमने एक वर्कशॉप का आयोजन किया बीजेपी हेडक्वार्टर में, जो वाजपेयी से लेके नीचे तक सारे, और जो वहां उस टाइम के आइडियोलॉग थे वो भी आए थे, वो भी कश्मीर समझना चाहते थे, और उसमें टेंग साहब ने एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। जी एक हमारे मन में था कि लोगों को पता लगे, आप हैरान हो जाएंगे। मैं वाशिंगटन में था, तो वहाँ के हमारे जो हमारी क्यूओ थी, उन्होंने एक मीटिंग का आयोजन किया था जिसमें काफी कई लॉ मेकर्स थे, जॉन ब्राउन था और थे, कई थे। तो मेरी रात पर उनके साथ बात हुई। मैं आपको एक अजीब सी बात कहूँ, मैं हिंदुस्तान के सब पार्टियों के सब मुखियों से मिला हूं, लेकिन जितनी जागरूकता मैंने वहां देखी लोगों में, दे न्यू मच मोर देन व्हाट आवर पीपल नो। शायद जब मैं यही वजह थी कि हमने इतना लिखना पड़ा, हमने, लेकिन कौन पढ़ता है वो अपनी बात, लेकिन तो भी हमने काफी सहयोग की, कोशिश की कि लोग कश्मीर के मामले को जाने, कश्मीर है क्या, ट्रूथ अबाउट कश्मीर। एंड देर आर वेरी फ्यू, बहुत कम लोग हैं कि जो ट्रूथ, सच्चाई बोलने के लिए खड़े हैं। सारे डरते हैं क्योंकि वो नाराज हो जाए, वो तो ठीक है। वो एक बार एक एडवर्टिजमेंट निकला, एडवर्टिजमेंट ना, एक न्यूज निकाली थी, काक साहब ने लिखी थी एक्सेलशियर में कि हम इस इन व्यक्तियों, कश्मीरी पंडितों, लीडरों को कोशिश कर रहे हैं कि मिलिटेंट्स उनको खत्म, उस हमारा नाम भी था, हमने कभी परवाह नहीं की, लेकिन वी स्टुक टू आवर ट्रूथ। सच्चाई बोलना बहुत जरूरी है। और यही टेंग साहब कहते थे कि भाई हिस्ट्री किसी को छोड़ती नहीं है, किसी को बख्शती नहीं है, ये रिपीट होती है। और आप सच्ची बात कहो, आज अब देखिए कब कलहन ने राजतरंगी लिखी, आज उस पर फिर से आगे लोग इतना डिस्कस करते हैं। वे इसी तरीके से जो वही टेंग साहब के भाई, जो आज आप लोगों हमने ये डॉक्यूमेंट्स बनाए हैं, पता नहीं सदियों के बाद फिर से शायद देखेंगे कि भाई कश्मीरी पंडितों को हुआ क्या, कैसे हुआ, क्यों हुआ, किसने किया। जी ये बात तो हिस्ट्री ही है, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। बिल्कुल सही कहा आपने कि बिल्कुल बात कही, क्योंकि एक तो ये चीज डॉक्यूमेंट हुई, कलहन से लेकर प्रज्ञा भट्ट, जोन राज, श्रीवर तक हमारी परंपरा रही इसको डॉक्यूमेंट करने की। और आज की डेट में आप लोगों ने भी मॉन्यूमेंटल काम किया, उससे काम नहीं किया, और आज तो बहुत इतना ही चैलेंज नहीं था। है, अंग्रेजों ने अगर कोई काम किया, उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान में हिस्ट्री है ही नहीं, अगर है तो कलहन की राज तरंगी बस। जी बिल्कुल। और आपने तो बड़ी बात कही, क्योंकि आप बिल्कुल साफ-गोई से बात कर रहे हैं, खुले मन से कर रहे हैं, और आपने ये भी कहा कि ये सम्मान की बात नहीं, जैसे टेंग साहब की आपने बात की, प्रोफेसर मोहन कृष्ण टेंग साहब को
जिन्होंने वाकई उस तूफान में मार्गदर्शन किया, और आप भी उस बात को चलाते रहे, आज भी चला रहे हैं, उसी परंपरा, उसी श्रृंखला से आप हैं। और आप तो बिल्कुल स्पष्ट जानते हैं, ये सम्मान की बात नहीं, चाहे आपका सम्मान हो या टेंग साहब का सम्मान हो, ये कृतज्ञता की बात होती है। राष्ट्र को उन सारे मनीषियों का, जिसमें गड्डू साहब हैं या प्रोफेसर मोहन कृष्ण टेंग स्वर्गीय, इनका राष्ट्रीय सम्मान, उनके प्रति कृतज्ञता है इस कृतज्ञ राष्ट्र की, उस पर सोचना ही होगा। क्योंकि राष्ट्र जब तक अपने राष्ट्र पुरुषों को सम्मानित नहीं करेगा, जो जागरूकता रखते हैं, वो आधुनिक चाणक्य भी थे और आधुनिक दार्शनिक भी थे। और गड्डू साहब, हमारे लिए ये ईश्वरीय कृपा है कि वो हमारे बीच टेंग साहब के बाद एक बिल्कुल दीपक की तरह देदीप्यमान है, हमें प्रकाश दे रहे हैं। इनके प्रति हम कृतज्ञ हैं, इनके चरणों में प्रणाम करते हुए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने समय निकाला और हम सबका मार्गदर्शन किया। और अब ये कहेंगे कि ये आज इतिहास बन गया, कि ये भी डॉक्यूमेंट है, ये इतिहास बन गया। जब आने वाली पीढ़ियां गड्डू साहब को सुनेंगी तो कहेंगे हमारे पूर्वज कितने महान थे, कितने दार्शनिक थे, वो पूरे राष्ट्र के बारे में सोचते थे। गड्डू साहब एक राष्ट्र पुरुष हैं, उनके चरणों में कोटि-कोटि नमन। धन्यवाद। थैंक यू।